जैसा संदीप ने बताया कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने यह सामान अपने यहां डिमांड पर मंगवाया था। अब अगर आप कोई डिमांड पर सामान मंगवाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो इसकी जिम्मेदारी क्या आपकी स्वयं की नहीं बनती कि आप खुद इस सामान को चेक करें कि किस क्वालिटी का आया, किस दर पर आया? क्या ये जिम्मेदारों की, इन जनप्रतिनिधियों की अपनी जवाबदेही नहीं थी? क्या इसकी शिकायत उन तक नहीं की गई थी? सामान सप्लाई के नाम पर यह पूरा घोटाला सिर्फ ज्यादा दाम मात्र का नहीं है। अगर यह सोच रहे हैं तो भी आप गलत। हद तो यह है कि जब ग्राउंड जीरो पर संदीप और हमारी टीम पहुंचे तो आश्रम और छात्रावासों का सामान हमको मिला ही नहीं। यानी कि पहले तो सामान की सप्लाई के नाम पर टेंडर किया गया, ज्यादा दाम पर किया गया घोटाला नंबर 2, और नंबर 3 कि वो सिर्फ कागजों पर ही था, वो सामान असल में आया ही नहीं। जैसे ये सारी फर्में नकली हैं, नाम सारे छद्म हैं, आदमी केवल एक है, नीरज चौबे। उसी तरीके से ये सामान की लिस्ट बनाकर दी जनप्रतिनिधियों ने, सामान की सप्लाई हुई टेंडर के नाम पर छद्म तरीके से, गया एक ही व्यक्ति को, ज्यादा दाम पर मंगाया गया, और जो सामान मंगवाया गया वो दरअसल आया ही नहीं। आधी अधूरी संख्या कुछ जगह पर, और कुछ जगह तो सप्लाई ही नहीं हुआ। देखिए जरा। हमारी टीम जब इस महा घोटाले की तफ्तीश कर रही थी तो एक और चीज नजर आई जो चौंकाने वाली थी। कागजों पर तो आश्रमों और छात्रावासों में सामान सप्लाई करना दिखाया गया था, लेकिन असल में हमारी टीम को नज़ारा कुछ और ही दिखा। हमने देखा कि कुछ सामान थे जो ऑन पेपर तो मौजूद थे, लेकिन असल में वो सामान कभी पहुंचे ही नहीं, या फिर पहुंचने के बाद उन्हें फिर वापस ले जा लिया गया। ये वही सामान थे जिनके नाम पर बाकायदा लाखों करोड़ों की बिलिंग हुई थी, लेकिन असल में ये सामान आश्रम और हॉस्टल से गायब थे। के मसपुर गांव में इस हॉस्टल से अपनी पड़ताल की शुरुआत करेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री आदिवासी आदर्श ग्राम योजना के अलावा जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जो अनुच्छेद 256/1 में करोड़ों रुपए आता है आदिवासी इलाकों के छात्रावास और हॉस्टल के लिए, जहां पर कंप्यूटर लैब की स्थापना, स्ट्रीट लाइट की स्थापना, खेल कूद के सामान आदि के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में इसका जमकर बंदरबाट हुआ है पिछली सरकार में। तो ये बच्चे हैं, देखिए ये हॉस्टल का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। तो बच्चों से ही पूछेंगे। अभी यहाँ पर अधीक्षक फिलहाल है नहीं। बेटा कंप्यूटर है यहाँ पर? नहीं। कंप्यूटर जानते हो? नहीं। नहीं जानते जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मंगेश। हाँ, मंगेश। अच्छा, कंप्यूटर जानते हो? नहीं। नहीं जानते जी। अच्छा, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि कम से कम 5 और 10 कंप्यूटर अलग अलग हॉस्टल से मिलने थे, लेकिन हमें यहाँ एक भी कंप्यूटर तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप यहीं हैं, यहीं काम करते हैं? जी नहीं सर, मैं यहाँ गाँव राजू रामदुर्वा। अभी अधीक्षक हैं? अधीक्षक एसी ऑफिस बुलाए सर गए। अच्छा, यहाँ पर हॉस्टल में कंप्यूटर है? कंप्यूटर तो नहीं मिला है। घटना के अलावा छात्रों को जो सामग्री दी जाती है उसके लिए लगभग 14 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसमें UICT कंप्यूटर्स को कंप्यूटर लगाना था। इसके अलावा मेजर्स यूनिक सेल्स एंड सर्विस और मेजर्स समृद्धि इंटरप्राइजेस को दूसरे सामान देने थे। और आपको बता दें मेजर्स धरतीधर है, उन्हें स्ट्रीट लाइट आदि लगाने का काम दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ना तो यहाँ किसी प्रकार का कोई सेटअप नहीं है। कंप्यूटर लैब तो दूर की बात है, बाकी भी जो है सामान खेल कूद का हमें ऐसा कुछ यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा है। बाहर का आप कौन सा संस्था है आपका? बालाका क्रम शाम से। यहाँ कितने आश्रम संचालित हैं? 2। दोनों आश्रम में यहाँ इन्वर्टर कभी लगा था क्या? नहीं लगा। इन्वर्टर नहीं लगा था। और जो किचन में सामग्री दिख रहा है उतनी बाहर किचन है जो बनाया गया था उतना ही है जी। और बाद में कुछ किचन का काम नहीं हुआ? नहीं हुआ, जो शुरुआत से था वैसे था जी। और बच्चों का यहाँ पर जो गद्दा, तकिया, कंबल और बेड ये सब जो आया है वो पहले से जो था वही है? जी सर, बीच में पिछले सत्र भी आया है कुछ आया है। क्या नाम है? कौन सा संस्था है आपका? बालाका क्रम शाम से। यहाँ कितने आश्रम संचालित हैं? 2। दोनों आश्रम में यहाँ इन्वर्टर कभी लगा था क्या? नहीं लगा। इन्वर्टर नहीं लगा था।
और जो किचन में सामग्री दिख रहा है उतनी बाहर किचन है जो बनाया गया था उतना ही है। जी और बाद में कुछ किचन का काम नहीं हुआ, नहीं हुआ। जो शुरुआत से था वैसे ही। जी और इन्वर्टर है आपके यहाँ? नहीं लगा है किसी भी आश्रम में यहाँ चारों में? ये तो नहीं पता है सर, बाकी उसमें नहीं देखा हूँ। नहीं, आपके यहाँ नहीं है? हाँ, करीगुंडा में नहीं। कौन से, कहाँ के अधीक्षक हैं आप? मैं बालक आश्रम करीगुंडा में अधीक्षक है। अच्छा, इसके अलावा लाइब्रेरी पुस्तकालय के लिए का कोई सेटअप है या वही सिर्फ बुक्स है यहाँ पे? ये तो केवल बुक्स मिला हुआ है। उसके अलावा और कुछ नहीं? और एक ही प्रिंटर मिला है। अच्छा, और अलमारी मिला, रैक मिला है। और प्रिंटर जैसे 2 बोल रहे हैं तो उसकी जगह 1 मिला है। कंप्यूटर 6 बोल रहे हैं उसकी जगह 4 मिला है। ऑफिस टेबल वो भी नहीं मिला है। तो साहब, ये है ऑपरेशन रावण की सच्चाई। ये है ऑपरेशन रावण के तहत की गई इन्वेस्टिगेशन की एक और परत। एक परिवार, एक व्यक्ति, 8 फर्में, सबका एक एड्रेस, बाकायदा इनके लिए टेंडर जारी किया गया। टेंडर अलग अलग, तारीखें अलग अलग, जिले अलग अलग, लेकिन मिलता है एक ही व्यक्ति को, एक ही फर्म को, एक ही परिवार को। जो मिलता है वो ज्यादा दामों पर खरीदा जाता है। सरकार मौन, खामोश, पूरी तरह चुपचाप। जनप्रतिनिधि जिन्होंने ये मांग की थी वो खामोश, चुपचाप, मौन। शिकायत, सवाल के बावजूद तस्दीक करने की जहमत किसी ने उठाई नहीं कि आखिर क्या है। एक सवाल, 10 दिन में अगर संदीप और IBC 24 की टीम ये कर सकते हैं तो क्या इस काम को 1 साल के भीतर अंजाम नहीं दिया जा सकता था? और ये भी आपको बताते चलें कि ये सिर्फ चंद जिलों के चंद संस्थाओं की पड़ताल के बाद सामने आया। मतलब ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है महाघोटाले का। तभी तो आप जानिए कि सालों साल इन हॉस्टल्स की, इन संस्थाओं की तस्वीरें बदलती क्यों नहीं? बच्चों की बदहाली दूर क्यों नहीं होती? करोड़ों का फंड जाता कहां है? समझ में आ रहा है आपको? इसी की पड़ताल हमने की है और छोटा सा हिस्सा हम मानते हैं, सिर्फ छोटा सा हिस्सा। हमारे संवाददाता संदीप की खासियत है कि जहां भी वो जाते हैं, और IBC 24 का ये एक सिद्धांत है कि आप जिस प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं उसे पूरा किए बिना रुके नहीं। संदीप ने भी ऐसे ही किया, पूरा प्रयास किया कि सामान की सप्लाई जहां हुई है या नहीं हुई है, जिसमें करोड़ों लगाए गए हैं, उसका हर एंगल आपको दिखाएं। वहां मौजूद सामान की क्वालिटी को भी चेक करें कि जितना थोड़ा बहुत पहुंचा है। 10 कहे थे, अगर 3 बैट भी हैं, 10 कहीं थी, अगर 3 किट भी वहां है, तो उनकी क्वालिटी क्या है, क्या प्राप्त किया, क्या देखा, क्या सामने नजर आया कैमरे के, ये कड़वा सच फिर आपको दिखाते हैं। सरकार छत्तीसगढ़ में आदिवासी बच्चों को सुविधा मुहैया कराने के लिए जो सैकड़ों करोड़ों का फंड देती है, उस फंड का जमकर दुरुपयोग किया गया। महंगे दामों पर गुणवत्ताविहीन सामान की सप्लाई की गई और आदिवासी बच्चों के हक पर डाका डाला गया। जो सामान इन आदिवासी आश्रमों में सप्लाई के लिए किए गए थे, हमारी छानबीन में वो गुणवत्ताविहीन निकले। टेबल, चेयर, गद्दे और सामान्य सामानों की क्वालिटी काफी खराब थी, जबकि इनके एवज में पैसा अच्छा खासा मिला था। वो कंप्यूटर सप्लाई किए गए जो आउटडेटेड हो चुके थे, जो चलने योग्य ही नहीं थे। वो गद्दे दिए गए जिन पर शायद कोई जानवर भी सोने से कतराए। कुर्सियां टूटी हुई थी और आश्रमों में गंदगी और अव्यवस्था का आलम। मसपुर में खड़े हैं, ओरछा विकास खंड है, नारायणपुर जिला है और बालक छात्रावास है। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो आप बाहर से तस्वीर देख लीजिए कि किस प्रकार से छज्जा और तमाम चीजें जो है ये जर्जर हो चुका है। इस पूरे लगभग आधे एकड़ के परिसर में एक ये बिजली का खंभा है, ये भी पता नहीं चलता है कि नहीं, और पूरा परिसर कच्चा है। अब अंदर की तस्वीर आप देखिए कि अंदर बहुत बुरी तरीके से कई जगह सीपेज हो रहा है, अंदर पानी आ रहा है। इन स्थितियों में आप सोचिए बच्चों को कैसा रहना पड़ रहा है। तो बच्चों से आप बात करेंगे। अच्छा, पढ़ाई कहाँ करते हो आप लोग? टिब रूम। वहाँ भी पानी गिरता है जी। ये गद्दा भीगता है क्या? भीग जाए? अरे ये तो बहुत बुरी स्थिति में। देखिए, आपको बता दें कि करोड़ों रुपए मैट्रेस सप्लाई करने के नाम पर भी जो है सप्लाई होता है, और ये देखिए करोड़ों रुपए आता है। हम अपनी पड़ताल में आपको दिखाएंगे क्या स्थिति है। देखिए ये मैट्रेस की स्थिति है। तो गद्दा भी भीगता है बेटा? जी जी। फिर कैसे सोते हो आप लोग? ठंड लगती है? जी।
अच्छा चलो आओ बाथरूम दिखाओ तो बाथरूम कैसा है, चलो बाथरूम दिखा दो। अच्छा ये तो टूटा हुआ, ये तो नया बन रहा है पीछे। कितना महीना हो गया बेटा बनते? बहुत दिन से। जी। देखिए ये स्थिति है, बच्चों के बाथरूम जाने का रास्ता फिलहाल तो बाथरूम है ही नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पानी इसी में होके जाते हो बाथरूम? जी। अच्छा देखिए जो अधिकारी होंगे अगर देख के उन्हें थोड़ा भी अगर आप सोचिए पानी होगा तो कितनी चिंतनीय बात है। बच्चों को किस स्थिति में रहना पड़ रहा है, सांप बिच्छू जीव जंतु कुछ भी यहाँ पर देखिए कभी भी आ सकता है। देखिए ये स्थिति है जहाँ पर क्लास लगती है। अब ये स्थिति है, देखिए पानी भरा हुआ है, ब्लैक बोर्ड तक में पानी भरा हुआ है। देखिए ब्लैक बोर्ड जहाँ पर है वहाँ ही सीपेज हो रहा है। यहाँ के जो अधीक्षक हैं हॉस्टल के या जो यहाँ गुरुजी पढ़ाने आते हैं वो ये भी जहमत नहीं उठा रहे हैं। एलईडी है वहाँ तक जो है सीपेज चले गया है। आदिवासियों के उत्थान के लिए अगर सैकड़ों करोड़ों का फंड आने के बावजूद राज्य में स्थिति ऐसी है तो आप सोच सकते हैं कि कैसे उनका विकास होगा और उत्थान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC24। अब एक बहुत ही कड़वी बात यहाँ कहनी पड़ेगी कि जब भी कभी पार्टियां टिकट बांटती हैं तो वो ये ज़रूर देखती हैं कि किस वर्ग के कितने लोग हैं। वजह क्या है? वजह बड़ी ही नेक पाक बताई जाती है कि अगर उस वर्ग का व्यक्ति होगा तो अपने वर्ग के लोगों के हित के लिए काम करेगा। और अगर छोटे बच्चों की बात है तो जिस गद्दे को आपने देखा, क्या उस गद्दे पर आप अपने घरों के, बहुत कड़वी बात कहूँगा, पेट्स को भी बिठाने की जहमत उठाएंगे, लेकिन उन पर बच्चे सोते हैं। और 2-2 साल में 7-7 करोड़ रुपए की लागत से अगर वो गद्दे आ रहे हैं तो आप सोचिए क्या ये 7 करोड़ लागत वाले आपको गद्दे लगते हैं? जो स्थिति में आपने देखे, जिस तरह का टॉयलेट और उसको जाने वाला रास्ता एक तालाब की तरह जिसमें सांप बिच्छू कुछ भी हो सकते हैं बारिश के दिनों में। छोटे छोटे बच्चे, अंडर प्राइमरी स्टूडेंट, जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, वो बच्चे अगर उसे पार करके जाते हैं, 5वीं 6ठी के बच्चे अगर उसे पार करके जाते हैं, तो अगर वे सर्पदंश का शिकार हों, अगर वे दुर्घटनाओं का शिकार हों, तो क्या आपको अब इसमें हैरत करनी चाहिए? फिर याद दिलाऊंगा कि ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो ये कहते नहीं थकते कि इन इलाकों में हमने कितना बड़ा विकास किया। थोड़ा सा चेतें, जागें। अगर ऑर्डर देकर सामान मंगाते हैं तो फिर उस सामान की सच्चाई भी परखें। संदीप से बस एक छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा। संदीप, जब आपने पड़ताल की, और वहीं से शुरू करूंगा जहां से हमने ये घंटा स्टार्ट किया था, कि एक एक बैट जो है वो 8 गुना महंगे दर पर खरीदा गया, 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना। ये कितने हॉस्टल में हुआ है? ये किन जिलों में हुआ है? देखिए ये, और ये गद्दों की स्थिति आपको एक ही जगह दिखी या बाकी कोई जगह आपको ठीक दिखा? बिल्कुल किसी भी जगह में अच्छा गद्दा तो मिला ही नहीं, मैं साफ कहूँगा। और इतनी बुरी स्थिति थी, और बहुत कड़वी बात है कि जो बड़े घर के, जो बड़े महंगे पिटबुल होते हैं, जर्मन शेपर्ड होते हैं, डेल्मेशियंस होते हैं, ये इनके जानवर भी शायद इस अच्छी स्थिति में रहते होंगे। उनके यहाँ भी गद्दे कूलर रहते हैं। जो बच्चे मसपुर हम दिखा रहे थे, मसपुर नाम है गाँव का, आश्रम है, वहाँ इतनी बुरी स्थिति थी, हर बच्चे। ये नारायणपुर की बात कर रहे हैं? ये नारायणपुर की मसपुर की बात है। बहुत ही बुरी स्थिति है। तबेले से भी बुरा हाल था, जहाँ गाय भैंस रखे जाते हैं, 2 लाख 2.5 लाख का एक मवेशी होता है, उसे भी सूखा रखा जाता है। ये बेचारे बोल नहीं सकते, इनके माँ बाप बोल नहीं सकते, तो इन्हें बहुत बुरी स्थिति में रखा गया। रेट आपको बताऊं पुनीत जी, आप भी क्रिकेट खेले, कई लोग आज भी खेलते हैं जो दर्शक देख रहे होंगे। अगर सनराइजर्स एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, वो बैट बेचती है, बहुत पुरानी है, फेंटा एक कंपनी है, वो ये भी अपना बैट बेचती है, तो 2,500 मैक्सिमम 3,000 रुपये में वो बैट मिल जाता है। इनको 6500 रुपये दिया गया। अब दर्शकों को शायद ये लग सकता है कि भाई बैट में कितना कमा लेगा, मैं लेकिन हिसाब बताता हूँ। एक हॉस्टल में दिया गया 6 बैट, और एक जिले में 123 हॉस्टल। अब आप हिसाब लगाइए कि 101 जिले में अगर 123 हॉस्टल है, ऐसे 8 जिले हैं, वहाँ 6 बैट दिए जा रहे हैं, 10 बॉल दिए जा रहे हैं। एक एक हॉस्टल में 30-30 ड्रेस दी जा रही है। जो राष्ट्रीय टीम में होती है वो 1500 रुपये वाला फैब्रिक पहनती है। जो स्टेट की टीम होती है, यहाँ 30,000 रुपये दिया जा रहा है, मतलब 3,000 रुपये एक ड्रेस का दिया जा रहा है। एक हॉस्टल में 30 ड्रेस दिया जा रहा है। कैरम बोर्ड जो 1200-1500 का मिलता है, छोटे छोटे 1-1 फुट के कैरम बोर्ड है, उसका 5,000 रुपये दिया गया। जहाँ जहाँ पर चोरी करते बना गया, जहाँ जहाँ डंडी मारते बना गया, वहाँ वहाँ इनका जो अधिकार मारा गया है। सबसे बड़ी बात, दंतेवाड़ा सुकमा में तो हम चौंक रहे हैं कि 20, 21 और 22, 23 में आप सोचिए 7-7 करोड़ रुपए, सिर्फ 14 करोड़ रुपए गद्दा तक या कंबल के लिए दिया गया, और दोबारा से उसी कंपनी को ठेका मिलता है। और जब हम घूमते हैं तो
पूरी पड़ताल में 2500 किलोमीटर की हमें एक भी नया गद्दा नहीं दिखा, एक भी नया चादर नहीं दिखा। आप सोचिए, ये हैरान करने वाली हकीकत है, ये हैरान करने वाली हकीकत है कि साहब जिस ज़िले में 7-7 करोड़ के गद्दे आते हों और हर साल आते हों, वहाँ पर एक गद्दा तो कम से कम ऐसा दिखता जिसको हम कह सकते थे कि स्वच्छ है, साफ है, ठीक ढंग का है। और एक बात और भी है कि जिन भी माननीयों ने इसके ऑर्डर दिलवाए थे, पूरा कराया था, क्या उनको ये बात नहीं पता चल पाई अंत तक, अब तक ऑपरेशन रावण तक, क्या उनको ये पता नहीं चल पाया कि ये एक व्यक्ति को 2-2 साल में लगातार सप्लाई का ठेका मिला है? कैसे हो सकता है? इसमें अधिकारियों की मिलीभगत के बिना, क्या उनके प्रश्रय के बिना ये पॉसिबल है? कैसे हो सकता है? क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो शार्प अधिकारी हैं वो उसको पूरा कर पाते हैं? संदीप, ये मैं आपसे भी पूछूंगा। देखिए, इसमें एक ही फर्म को 2 साल में कैसे ठेका मिलता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये बिना अधिकारियों के हो ही नहीं सकता। कोई भी जब ठेका होता है तो उस पर एक एजेंसी बनाई जाती है। समझ लीजिए, केंद्र से सचिव ने पैसा जारी किया, संभाग में आया, संभाग आयुक्त के माध्यम से परियोजना प्रशासक के पास आया, वहाँ पर एक एजेंसी होती, कोई भी, उसे टेक्निकल सेंक्शन दिया जाता है कि क्या सामान खरीदेंगे, कैसा वो सैंपल रहेगा, क्या उसका रेट रहेगा। तो इन एजेंसियों ने इस पर बड़ा खेल किया है। जैसे प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में मैं नाम लेके कहूँगा, अनुविभागीय अधिकारी विद्युत लोक निर्माण, नलकूप एवं गेट उप संभाग जगदलपुर। अब इन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ों का रेट तय किया। अब वो रेट जो है आसपास के जिलों में भी उसे फॉलो किया जाता है। जैसे क्रिकेट बैट की हमने बात करी तो सेम इसमें भी यही हुआ कि दंतेवाड़ा से वो रेट फाइनल हुआ। मोहन मरकाम जी ने प्रस्ताव भेजा और जो अलग अलग विधायकों ने प्रस्ताव भेजा, उस पर एक एजेंसी तय कर ली जाती है और ईएनएम, उसे ईएनएम कहा जाता है। तो पूरा खेल वहीं से होता है। मैं इसके डिटेल पर आऊंगा और आपसे बात करूंगा। आप बड़ी काम की बात बता रहे हैं। दरअसल मैं फिर कहूंगा कि इस ऑपरेशन के दौरान हम आपको केवल ये नहीं बता रहे हैं कि घोटाला कितने का हुआ, कैसे हुआ, ये भी आपको दिखा रहे हैं कैसे हुआ, कैसे वो निर्णायक समिति जो क्वालिटी देखती है, आपको पेन मंगाना है तो वो पेन किस क्वालिटी का आएगा, किस कलर का आएगा, कितनी संख्या में आएंगे, पर पीस उसकी क्या दाम होगी, ये क्वालिटी कंट्रोल करने वाली संस्था ही अगर बीच में बेईमान हो जाए, वो विंग ही अगर आपको चूना लगाने पर आ जाए, कौन बचा सकता है बच्चों को? क्या कौन बचा सकता है उनके हक को? कौन बचा सकता है आपके हमारे पैसों को? कौन बचा सकता है पूरे सिस्टम को करप्ट होने से? ये परत अगर आपको लगती है कि अभी भी पूरी हो गई तो भैया आप गलत हैं।